हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, हमारी जो जीके जीएस की क्लास में अभी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है हमारे फिजिकल साइंस के क्वेश्चंस की। हमने पिछली क्लास में भी फिजिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज भी जो है हम वो फिजिकल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं हमारे क्लासेस में वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और इनका जो लेवल रहता है वो इस तरह का रहता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हर तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा ही एग्ज़ाम हो जहाँ पर ये जो भी साइंस से रिलेटेड हो वहीं ये क्वेश्चंस पूछे जाएँ। ये एक जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं जो लगभग सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी क्लासेस के वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको बताना है कि कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है किंतु बिजली का बुरा। मतलब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो ताप के प्रति तो सुचालक है, मतलब गर्म करने पर गर्म हो जाती है, पर बिजली की चालक नहीं है, मतलब जिसमें से बिजली का प्रवाह नहीं होता है। आपके ऑप्शन है स्वर्ण मतलब सोना, अभ्रक, चांदी या तांबा। तो बताइए आपका सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, अभ्रक। ठीक है, अब देखिए अभ्रक क्या है। आप जानते हैं, आपने अपनी घरों में आयरन तो सभी ने देखी होगी, आयरन मीन्स प्रेस तो सभी ने देख रखी होगी, है ना। आपने कभी कभी प्रेस में देखा है कभी कि एक है ना पतरा, इसे चमकीला सा पतरे टाइप कुछ निकलता है, आपने देखा हो तो उसकी जो प्लेट होती है जहाँ से हम प्रेस करते हैं कपड़ों को, उस पे उनके अंदर जो है एक ऐसा चमकीला सा पतरा टाइप कुछ निकलता है, वो वही अभ्रक होता है। ठीक है ना। और वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि प्रेस जो है वो उसमें से क्या होता है, प्रेस जो है वो कपड़ों को अपन आयरन करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ हमें लाइट की तो ज़रूरत है नहीं, वहाँ सिर्फ हमें ताप की ज़रूरत होती है, इसलिए अभ्रक का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो ज़रा से ताप को ही ग्रहण करके जल्दी से गर्म हो जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अभ्रक। ठीक है। चांदी जो है वो, चांदी और तांबा जो है वो विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। ठीक है। और ये जो स्वर्ण है, स्वर्ण एक अक्रिय धातु है, मतलब ये कभी भी किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करती है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आपको बताना है कि कौन सा विद्युत का, मतलब लाइट का कौन सा सर्वोत्तम चालक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शन है साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल या फिर आश्वित जल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका समुद्री जल। ठीक है ना। साधारण जल आप सभी को पता है, वही जल जो हम हमारे घरों में पीने के लिए यूज़ करते हैं। उबला हुआ जल भी पता है जब हम जल को उबाल लें। समुद्री जल भी सबको पता है। अब आती है बारी आश्वित जल की, कि आश्वित जल क्या होता है। आश्वित जल का मतलब ये होता है कि जिसे हम अपने नॉर्मली आप जानते हैं डिस्टिल्ड वाटर के नाम से। ठीक है ना। डिस्टिल्ड वाटर में क्या रहता है, इसमें किसी भी प्रकार के आयंस, किसी भी तरह की अशुद्धियाँ नहीं होती है। ये कैसे प्राप्त किया जाता है, जो पानी होता है उसको उबाला जाता है, इतने टेम्परेचर तक उबाला जाता है कि उसकी भाप बनना शुरू हो जाए और फिर उस भाप को संघनित करके, मतलब भाप को ठंडा करके वापस से उसको वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे जल को क्या कहा जाता है, आश्वित जल। ये पूरी तरीके से शुद्ध होता है। ठीक है। और समुद्री जल, देखिए मैं आपको बता दूं कि समुद्री जल विद्युत का सर्वोत्तम चालक कैसे होगा। आप जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा भी है कि समुद्री जल में क्या पाया जाता है अपने, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो समुद्री जल तो हो गया, समुद्री जल में क्या है, एक तो NaCl है, इसके अलावा क्या है जल, जैसे
H2O। समुद्र में NaCl के अलावा भी बहुत सारे लवण पाए जाते हैं, पर हम एक कॉमन बात करें जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वो NaCl के फॉर्म में है। अब देखिए NaCl जो है वो जल में जब घुलनशील रहता है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी स्थिति में कि जो Na होता है ये पॉजिटिव आयन बना लेता है और Cl जो है वो नेगेटिव फॉर्म में रहता है। इसी तरीके से H2O में H जो है वो पॉजिटिव फॉर्म होता है और जो OH होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देखिए हमेशा आपको पता हो अगर कि जो विद्युत का प्रवाह है वो हमेशा कैसे होता है, दो विद्युत के प्रवाह के लिए दो इलेक्ट्रोडों की ज़रूरत होती है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। आपने बैटरीज वगैरह में भी देखा होगा नेगेटिव पॉजिटिव उसके ना क्या कहते हैं पोल्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें विद्युत का प्रवाह करना है किसी चीज़ में से तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कणों का उपस्थित होना ज़रूरी होता है। जो हमारा साधारण जल है उसमें इस तरह के आयन नहीं पाए जाते हैं, उबले हुए जल में भी नहीं होते हैं और आश्रित जल में तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ समुद्री जल में। इसलिए समुद्री जल ही विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप पहले तो ये बताइए कि इसरो है क्या, कमेंट करके बताइए। अगर किसी को पता है कि इसरो क्या है तो बताइए। इसरो क्या है, इसरो क्या है? इसरो भारत की अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है ना, अंतरिक्ष की जानकारी के लिए, अंतरिक्ष अन्वेषणों के लिए, ठीक है, और खोज के लिए जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है उसी को हम इसरो कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसरो। ठीक है, इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और अभी प्रेजेंट में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो हैं अपने एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ जो हैं वो इसरो के अध्यक्ष हैं। ये फैक्ट आपको इसरो के बारे में ज़रूर पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी जो है वो एमपी-टेट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एमपी-टेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा और बहुत ऊंचे लेवल पे जो है वो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें ये क्वेश्चंस आए हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके अभी जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अपने एस सोमनाथन। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BARC, जिसे कि हम क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। BARC कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि BARC जो है वो कहाँ स्थित है। अब BARC क्या है? देखिए BARC का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। BARC का फुल फॉर्म है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इट मीन्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इसका जो आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है, ये जो है ये ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई। ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है और इसका फुल फॉर्म क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आप जब भी क्लास को करने बैठें तो कॉपी पेन साथ में नोटबुक वगैरह लेकर बैठा करिए, ताकि जो ऐसे
फैक्ट जो कि क्वेश्चंस में नहीं दिए गए हैं और मैं आपको ओरली बता रही हूँ, वो आपको याद है ना, आप उनको नोट डाउन कर सकें, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हुआ है। तो देखिए आपको बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसको एक ही सब्जेक्ट में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। आपके ऑप्शन है पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, जॉन बर्दीन और लिनुस पाउलिंग। तो बताइए आपका सही आंसर क्या रहेगा। आपका जो सही आंसर है वो है आपका मैडम क्यूरी। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी ने किसकी, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। आपको बताना है कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है। आपके ऑप्शन है ध्रुव, अप्सरा, हर्षा या विपुला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अप्सरा। अप्सरा क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि भारत में बना है और इसका जो निर्माण है वो 1956 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के परमाणु रिएक्टर का नाम है। आपको बताना है, देखिए अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया है पर इस बार लैंग्वेज चेंज हो गई है। आपका सही आंसर रहेगा अप्सरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। देखिए अभी मैंने आपको समुद्री जल के क्वेश्चन में बताया था, आपको बताना था ना कि कौन सा जल जो है वो विद्युत का सुचालक है। तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि जो अपना समुद्री जल होता है उसमें 2 प्रकार के आयंस बन जाते हैं जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें जो अलग अलग तरह के आयंस उपस्थित हों, ठीक है ना, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनायन और ऋणायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र या फिर प्रोटॉन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, धनायन एवं ऋणायन। जैसे मैंने आपको अभी NaCl का बताया था, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव हो जाता है। तो ये क्या हो गए, धनायन और ऋणायन ही तो हुए। यही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में हेल्प करते हैं। बढ़ते हैं आगे। सामान्य प्रावस्था में कंपायमान, कंपायमान मतलब कांप है ना, कंपन कर रहा हो, जो सामान्य प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं 2 सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि नॉर्मल स्टेज में, एक नॉर्मल अवस्था में अगर 2 कण जो हैं वो आपस में कंपन कर रहे हैं, है ना, तो उन कणों के बीच की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। अगर आपको पिछली क्लास आपने देखी हो और ढंग से समझा हो तो मैंने उसमें आपको तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया था। जब हम ध्वनि तरंगों को पढ़ रहे थे तो मैंने उस वक्त आपको तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया था। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी कण है, देखिए ये थोड़ा डीप बात है पर अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको प्रश्न को समझने में आसानी होगी कि जैसे कोई पदार्थ है, इसमें बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। अब इनमें जो क्या होता है, कण जो होते हैं ना वो कभी भी नॉर्मल स्टेज में नहीं रहते हैं, ये एक निश्चित है ना, मतलब रिदम में कंपन करते रहते हैं। ठीक है, अब कंपन कैसे करेगा, ऐसे ऊपर नीचे कंपन करेगा। जैसे ये कण है, क्या होता है, कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा, है ना। तो इस तरीके से कंपन करते रहते हैं एक निश्चित आवृत्ति में।
ठीक है, सारे कंपन और उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी उसी आवृत्ति में कंपन करता है, जिसके कारण हमको वो चीज़ कंपन करती हुई नज़र नहीं आती है। जैसे हमें पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पर हमको महसूस नहीं होती है। क्यों महसूस नहीं होती है? क्योंकि हम भी तो उसके साथ घूम रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक कण जो हमारे आसपास स्थित जो भी वस्तुएं हैं, जो भी कणों से मिलकर बनी हैं, वो क्या है, वो कण जो है वो कंपन कर रहे हैं, पर वो हमें कंपन करते हुए इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि हर चीज कंपन कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ बताना है कि एक ही पदार्थ के दो कण जो हैं वो कंपन कर रहे हैं, तो उनके बीच की निकटतम दूरी होती है। मतलब ये इस तरीके से कंपन कर रहे हैं, एक लहर में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो बीच की दूरी है इसको क्या कहा जाता है। तो इसे जो है वो कहा जाता है अपना तरंग दैर्ध्य कहा जाता है ना। ये एक कंपन हो गया। ये देखिए, अगर हम नीचे से समझिए, ये नीचे से ऊपर है ना, ये नीचे से ऊपर तक एक कंपन हो गया, फिर दोबारा नीचे से ऊपर तक एक कंपन हो गया। तो ये दो कंपन हो गए ना, ये और ये। तो इन दोनों कंपनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, हम आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो तरंगों का वेग कितना होता है? आपको बताना है कि रेडियो तरंगों का वेग कितना होता है। ये देखिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आपको याद कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन सी रहेगा इसका आपका सही आंसर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये जो है ये रेडियो तरंगों का वेग होता है। अब पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट वेग बताए थे, जैसे कि ध्वनि तरंगों का वेग। ध्वनि तरंगों का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके अलावा प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना रहता है? 3 लाख, है ना, 3 लाख मीटर पर सेकंड। ये क्या है? प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग किसमें है? ये निर्वात में है। ठीक है, निर्वात मतलब ऐसी स्थिति जब वायु भी उपस्थित ना हो। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात ही तो है, वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है किसी भी प्रकार का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफएम प्रसारण बैंड के डैश के बीच होता है। आपको बताना है कि जो एफएम अपन रेडियो वगैरह सुनते हैं, इनमें जो फ्रिक्वेंसी होती है इन तरंगों की, है ना, ये रेडियो की जो एफएम की जो तरंगें आती हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो किस रेंज के बीच की होती है। तो देखिए ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि VHF रेंज में रहती है, UHF रेंज में रहती है, या HF रेंज में रहती है। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका VHF रेंज में रहती है। ठीक है, ये एक निश्चित रेंज है ना, कुछ आवृत्तियों को लेकर एक इसका एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जो अपना VHF रेंज होती है उसी में हमारे FM का प्रसारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में नहीं डूबता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है कि ये जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक के सिद्धांत है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्लेस पास्कल, न्यूटन या आर्किमिडीज। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आर्किमिडीज। ठीक है ना, आर्किमिडीज महोदय ने ही उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। इनका कहना यह था कि अगर कोई वस्तु अपने भार के बराबर का पानी हटा देती है ना, तो वो वस्तु जो है वो पानी की सतह पर तैरती है। हम जब कोई इंसान तैरता है तो उसमें भी यही बात फॉलो करती है। वो अपने हाथों और पैरों के द्वारा अगर अपने भार के बराबर पानी हटा देता है तो वो आसानी से पानी में तैर सकता है। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने हमें सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, E = mc
स्क्वायर का सिद्धांत दिया था। इसे हम सापेक्षिता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला दिया था इन्होंने। न्यूटन आपको पता है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, इसके साथ साथ इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। ब्लेज पास्कल जो है इन्होंने दाब की अवधारणा दी थी, वायुमंडलीय दाब की अवधारणा दी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। आपको बताना है कि विद्युत चुंबक जो है वो किससे तैयार किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नरम लोहा, इस्पात लोहा, कोबाल्ट या पीतल। तो बताइए आपका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा नरम लोहा, है ना। विद्युत चुंबक जो है वो नरम लोहे से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि नरम लोहे से इसलिए तैयार किए जाते हैं क्योंकि नरम लोहे में जो कण होते हैं ना, उनको हम आसानी से एक निश्चित अरेंजमेंट में, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, लोहे में मतलब चुंबक में क्या होता है, चुंबक में जो कण होते हैं वो एक निश्चित दिशा में, मतलब निश्चित दिशा मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में अरेंज रहते हैं, है ना, एक निश्चित क्रम में अरेंज रहते हैं। तो नरम लोहे में ये क्रिया जो है वो आसानी से कराई जा सकती है, इसलिए विद्युत जो चुंबक है वो नरम लोहे से ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों की श्रेणी में जोड़ने के लिए काम आती है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सी डिवाइस है जो विद्युत उपकरणों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है। तो आपके ऑप्शन है स्विच, संयोजक तार, रेगुलेटर या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका स्विच। मतलब स्विच बोर्ड में अगर हम किसी अलग अलग स्विच बोर्ड में अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ही स्विच बोर्ड में मतलब बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अगर उनमें हम किसी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्लग इन करते हैं तो वो श्रेणी क्रम में अरेंज होती है। श्रेणी क्रम मतलब कैसा होगा, इस तरीके से, जैसे पहली डिवाइस, दूसरी डिवाइस, तीसरी, चौथी, पांचवी। और समांतर क्रम क्या होता है कि इस तरीके से जुड़ना। ठीक है, ये जो फॉर्मेट होता है ना उपकरणों के जुड़ने का, ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट फॉर्मेट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ने के लिए। इसमें कम से कम शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए हमारे घरों में जो उपकरण है वो श्रेणी क्रम में ही जोड़े जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। आपको बताना है कि कौन सा जो पदार्थ है वो बिजली का कुचालक है पर ताप का सुचालक है। अभी अपन ऊपर पढ़ के ही आए हैं, ये क्या होगा इसका आंसर, अभ्रक। ठीक है, और एस्बेस्टस क्या होता है, कोई बता सकता है। जिसको भी पता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि एस्बेस्टस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढालू सड़क पर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है ना। अब क्या है आप समझ गए, ढालू सड़क मतलब स्लोप टाइप कोई सड़क है। स्लोप मीन्स इस तरीके से, ऐसे तिरछी, ठीक है ना, उस पे है वो अगर कोई चीज़ है वो लुढ़कती हुई नीचे आ रही है तो ये लुढ़कना ज़्यादा आसान होता है, जबकि अगर कोई चीज़ नीचे रखी हुई है उसको ऊपर चढ़ाने से। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा क्या होगा, इनमें से क्या चीज़ आसान होगी। ऑप्शन है आपके, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है। भाई चीज़ लुढ़क कर नीचे आ रही है या फिर उसको अपन धकेल कर ऊपर ले जा रहे हैं, तो धकेल कर ऊपर ले जाते हैं तब ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि भाई नीचे लुढ़काने में जो हम काम कर रहे हैं वो कम होता है और ऊपर धकेलने में जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा होता है, इसलिए। दूसरा ऑप्शन है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है।
पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। एक बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, शायद आपको लैंग्वेज के कारण अजीब लग रहा हो, पर अगर आप शांत मन से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो बिल्कुल सरल आंसर, इसका सीधा सा उत्तर क्या रहेगा इसका, कि आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे, सॉरी ए नहीं, आपका रहेगा पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, मतलब लुढ़काने में जो है हमें कम शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, जबकि जब हम इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब जल जमता है तब इसका घनत्व, आपको बताना है कि जब जल जो है वो जम जाता है, मतलब बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो जल का घनत्व में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो बताइए आप इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतलब घटता है। जब जल जमता है इसका घनत्व जो है वो घटता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। आपको बताना है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है। आपके ऑप्शंस हैं बेकेलैंड, अल्फ्रेड नोबल, एवोगैड्रो या बेयर ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अल्फ्रेड नोबेल ने जो है वो डायनामाइट का आविष्कार किया था। आपको कुछ खास आविष्कारकों की बारे में भी याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट्स ब्रदर ने किया था, ठीक है ना। इस तरीके से और भी हैं, भाई टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल थे, लाइट का जो है बल्ब का, विद्युत बल्ब का जो है वो एडिसन है। इस तरीके से आपको कुछ जो खास जो खोजें हैं उनके आविष्कारकों के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया। अब वही बात है, एक ही बात है, किसका किया, अभी तो पढ़ के आए थे आप, डायनामाइट का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। अब आपको हाइड्रोजन बम का आविष्कारक बताना है। आपके ऑप्शन है लुईस प्रिंस, निकोला टेस्ला, माइकल फेराडे या एडवर्ड टेलर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एडवर्ड टेलर ने जो है वो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। टेस्ला अपन ने पढ़ा था, टेस्ला भी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो ज्योति तीव्रता की जो इकाई है वो टेस्ला ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि जब विद्युत धारा, अगर हम किसी लिक्विड फॉर्म में है ना, अगर कोई अपन को लिक्विड फॉर्म का कोई ना पदार्थ दिया गया है और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते हैं, तो वो जो पदार्थ है वो दो तरह के आयन, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में अपघटित हो जाता है, विखंडित हो जाता है ना, टूट जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोलिसिस की जो धारणा है वो किसने दी थी। आपके ऑप्शन है केल्विन, डाल्टन, आर्किमिडीज या एम फेराडे। तो बताइए आपका इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपको जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एम फेराडे। केल्विन जो है, केल्विन ताप की इकाई होती है। आर्किमिडीज का हमने पढ़ ही लिया कि इन्होंने उत्प्लावक बल का सिद्धांत दिया था, और डाल्टन जो है इन्होंने परमाणु की संरचना का सिद्धांत दिया था। तो आपको सही आंसर रहेगा एम फेराडे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर की खोज जो है वो किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं स्पेंगलर, जी मार्कोनी, माइकल फेराडे या वॉल्टर हंट। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका माइकल फेराडे ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व इसका प्रतिपादन। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व इसका प्रतिपादन किसने किया था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन या केपलर। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर जो है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाया था। क्या था आर्किमिडीज का सिद्धांत? कि यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल को स्थानांतरित या फिर हटाना, एक ही बात हुई, हटाती है या स्थानांतरित करती है, तो वो पानी पर आसानी से तैर सकती है। तो यहाँ यही तो पूछा जा रहा है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? किसने की थी? वो की थी आर्किमिडीज ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? है ना, टूट कर गिरते हुए जो पिंड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, उनके सिद्धांत की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन या अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो आपका सही रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, गैलीलियो ने की थी। ठीक है, डार्विन, देखिए आर्किमिडीज अपन ने पढ़ ही लिया है, आइंस्टाइन का मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और डार्विन कौन थे? डार्विन जो है इन्होंने उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था, एक दार्शनिक थे ये, और इन्होंने ये बताया था कि जो सर्वोत्तम होता है वही सरवाइव करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इन डार्विन के सिद्धांत को हम विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना, क्रम विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं अपन, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। आपको बताना है कि रेडियोधर्मिता की जो इकाई है वो क्या है। आपके ऑप्शंस है गीगर मुलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर या बैरोमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, गीगर मुलर काउंटर जो है वो रेडियोधर्मिता की इकाई होती है। ठीक है, आपको और ये जो पोलरीमीटर का बताना है, यहाँ पे पोलरीमीटर दिया है। जो पोलरीमीटर होता है ये क्या करता है? पोलरीमीटर जो है वो मानचित्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा, है ना। कोई गोलाकार चीज है ना, या फिर कोई मानचित्र है, कोई आर्बिट्रेरी चीज है, तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पोलरीमीटर का उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर का उपयोग जो है वो तापमापन में किया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा जो है कैलोरीमीटर जो ये ऊर्जा मापन की इकाई है। कैलोरी जो है वो ऊर्जा की इकाई होती है, और बैरोमीटर जो है वो उससे वायुदाब को मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, पास्कल इकाई है। आपको बताना है कि पास्कल किसकी इकाई है। ऑप्शन है आपका आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो बताइए पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है वो दाब की इकाई होती है। आपका ऑप्शन है दाब। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना पास्कल का, मैंने आपको बताया था, इन्होंने दाब का सिद्धांत दिया था, वायुमंडलीय दाब का। ठीक है, आर्द्रता जो है उसको हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। वर्षा का जो माप है वो इंच या सेंटीमीटर में किया जाता है, और तापमान जो है वो सेंटीग्रेड है ना, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सब क्या है? ताप के पैमाने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। आपको बताना है कि 1 वोल्ट जो है वो कितने जूल के बराबर होता है। आपके ऑप्शन है 1 जूल के, 1 जूल प्रति कूलाम के, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के या 1 जूल प्रति न्यूटन के। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है क्या? 1 वोल्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। आपको बताना है कि जो 1 हॉर्स पावर है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन है आपके 750 वोल्ट के, 800 वोल्ट के, 700 वोल्ट के या फिर 746 वोल्ट के। तो बताइए 1 हॉर्स पावर कितने वोल्ट के बराबर होता है? तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 746 वोल्ट के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराध्वनिक गति का मापांकन
किस इकाई में किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कराया था और बहुत अच्छे से समझाया था कि पराध्वनिक गति किसे कहते हैं। जब कोई कण जब कोई कण ध्वनि के वेग से गति कर रहा हो तो ऐसी गति को हम पराध्वनिक गति कहते हैं। और इसका जो मापन है वो मैक में किया जाता है ना। मैक जो है इसकी मापन की इकाई है। चलिए, रिक्टर पैमाना है, रिक्टर पे जो है वो हम भूकंप का मापन करते हैं। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति के मापन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml²T-4² है? तो बताइए ये किसका विमीय सूत्र दे रखा है हमें? तो ये जो आपको विमीय सूत्र दे रखा है वो है आपका ऑप्शन सी, दाब का। ठीक है, दाब का कैसे है? दाब का यहाँ पे दिया हुआ है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही दाब कहते हैं। दाब में जो है यहाँ पर m का मतलब है मास मतलब द्रव्यमान। तो यहाँ पे द्रव्यमान की बात तो हो ही नहीं रही है। किसकी बात हो रही है? एकांक क्षेत्रफल पर। एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में लगाए गए दाब को। तो देखिए एकांक क्षेत्रफल क्या है? L² हो जाएगा और T⁻⁻4 हो जाएगा। यहाँ पे L भी आ रहा है और T भी आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टीफन हॉकिंग हैं। आपको बताना है कि स्टीफन हॉकिंग कौन थे, है ना। अब तो वो थे हो गए हैं, अब वो हमारे बीच नहीं हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन थे। वो पियानो वादक थे, वैज्ञानिक थे, गिटार वादक थे, अमेरिकी राजनेता थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वैज्ञानिक थे, है ना। एक फिजिक्स के बहुत महान वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग, जो कि अब किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जिसके कारण उनका जो शारीरिक क्षमता थी वो काफ़ी कम हो गई थी और वो चल फिर भी नहीं पाते थे। वो सिर्फ व्हील चेयर पे चलते थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी और इतने अच्छे काम किए हैं। बहुत अच्छे और मतलब बहुत उम्दा वैज्ञानिक थे वो, और वो अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कण बोसोन का नाम का संबंध है। आपको बताना है जो बोसोन नाम है वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं जेसी बोस से, एसएन बोस से, आइजैक न्यूटन से या अल्बर्ट आइंस्टाइन से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, एसएन बोस से, है ना। एसएन बोस मीन्स सत्येंद्र नाथ बोस, है ना। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बोसोन कण का नाम रखा गया है। सत्येंद्र नाथ बोस जो थे वो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो कांच के गिलास एक दूसरे के अंदर चिपक जाते हैं तो उन्हें अलग किया जा सकता है। आपको बताना है कि कैसे अलग करेंगे। बाहरी गिलास में गर्म पानी डालकर, जोरों से पीट कर, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर या गिलासों को शीतल जल में डालकर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बाहर वाला जो गिलास रहेगा ना, एक के अंदर एक गिलास फंस गए हैं, तो इसमें जो बाहर की तरफ जो गिलास रहेगा उसमें हम गर्म पानी डालेंगे जिससे कि वो गर्म ताप को ग्रहण करके उसके जो कण हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और वो फैल जाएगा, जिससे कि अंदर वाला गिलास जो है वो आसानी से निकाला जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है वो कौन सा ताप है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए कि -40 डिग्री सेल्सियस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने जो हैं वो सेम होते हैं, है ना, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है। अब गुप्त ऊष्मा क्या होता है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा मतलब छुपी हुई। गुप्त का मतलब क्या होता है, छुपी हुई। मतलब जैसे कि क्या है, कोई भी पदार्थ की बात करें हम, किसी पदार्थ को अगर हमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करना है, जैसे एज अ एग्जाम्पल
पानी है, ठीक है ना, पानी को हमने बर्फ़ के फॉर्म में उसको जमा दिया, ठीक है। अब क्या है, बर्फ़ के अगर हमें एक बर्फ़ के टुकड़े को पानी में कन्वर्ट करना है ना, पिघलाकर उसको पानी में बदलना है, तो जाहिर सी बात है हमें उसको क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। हीट को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा कहते हैं। तो यही ऊष्मा की यही मात्रा जिसके द्वारा पानी जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो उस पदार्थ के अंदर छुपी हुई रहती है, ठीक है ना। तो इसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम जो है वो बर्फ की गुप्त ऊष्मा रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताया करिए, और प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का सपोर्ट की हमें अभी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे चैनल पे आपको सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 4 बजे हिमांशु सर से आप संस्कृत पढ़ते हैं, फिर शाम को 6 बजे अगेन हिमांशु सर आपको मैथ्स की क्लास कराते हैं, और रात को 10 बजे जो है वो मैं आपको जीके और जीएस पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी जो हमारी जीके जीएस की क्लास में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इसमें हम जीके के क्वेश्चन यारे पिछली कक्षाओं में हम विश्व और भारत के भूगोल को पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमने कुछ इतिहास के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। और देखिए, मैं जब भी कोई क्वेश्चन आपको करवाती हूँ तो सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन कराकर या उसके किसी राइट आंसर पर टिक लगाकर आपको आगे कंटिन्यू नहीं करती हूँ। मैं उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, और पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको चारों ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझाऊँ। पर कभी कभी कुछ ऑप्शंस में नहीं समझाती हूँ। उसका एक मेरा कारण ये है कि देखिए, अभी जो आप जिस स्टेज में हैं, आपका जो उद्देश्य वो है आपका जो आपका एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना, ना कि आपको संबंधित विषय में कोई विद्वता हासिल नहीं करनी है। अभी आपका जो एम है वो सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और आगे की प्रोसेस में आगे बढ़ना है ना। आपको आगे नए, जैसे आपका जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसको आपको क्वालिफाई करके बीएड में एडमिशन लेना है आपके मनचाहे कॉलेज में। अगर मैं यहाँ अभी आपको बिल्कुल डीप में फिज़िक्स की जो पूरी थ्योरी समझाने लग जाऊँ तो इससे तो आपकी एक क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। और कहने का तो हम 30 क्वेश्चन करते हैं, पर अगर हम उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स की बात करें तो हम एक ही क्लास में लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस को करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस क्लास को, जो क्लासेस हैं हमारी, उनमें आया करिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का कोशिश करें। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह की 9 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।